हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी एकेडमी वन। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 के सभी खंडों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और इससे पहले हम चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति चैप्टर है और चैप्टर 9 जो ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। इनकी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप कक्षा 10 का मैथ कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखो करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे का पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एल से यहाँ लंबाई को डिनोट किया गया है और बी से यहाँ चौड़ाई को डिनोट किया गया है। एल फॉर लेंथ है यहाँ पर और बी फॉर ब्रेथ यानी चौड़ाई। ठीक है, अगर उसने कहा क्षेत्र की लंबाई मीटर में, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो देखो हम यहाँ पर मान लेंगे क्या कि उसने यहाँ पर देखो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक बोली है, तो जो छोटी दी हुई है सबसे पहले हम उसी डिस्टेंस को मान लेंगे। ठीक, जैसे लंबाई के बारे में कहा ना उसने कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। अगर मैं चौड़ाई यहाँ सपोज करो 1 मीटर बोल दूँ कि चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है, ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसके दुगने से। तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2 और उससे एक अधिक, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो यानी छोटी कौन है, चौड़ाई है यहाँ पर। ठीक है, तो हम चौड़ाई के बारे में मान लेंगे तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, चौड़ाई हमने मान ली कितनी x मीटर। तब लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लंबाई हो जाएगी ये चौड़ाई के 2 गुने से। तो चौड़ाई कितनी मानी हमने x, इसका 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2x। और इससे भी एक अधिक है, एक अधिक का मतलब एक इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारी लंबाई आ जाएगी 2x प्लस के 1 मीटर। क्लियर, हमने यहाँ पर चौड़ाई मान ली x मीटर, तो उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो जो हमारी चौड़ाई है x, इसका हमने दुगना करा तो 2x हो गया और उससे एक अधिक यानी एक हमने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तब उसने कहा है आगे, उसने स्टार्टिंग में दिया कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया उसने 528 मीटर स्क्वायर। कितना, 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 और लंबाई कितनी है 2x प्लस के 1, तो यहाँ पर रख देंगे 2x प्लस के 1, ये इस लंबाई की जगह पर आ गया। ठीक, गुणा में चौड़ाई है, चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ x, तो गुणा में आ जाएगा क्या x बराबर 528। ठीक है, इस x की जब हम अंदर गुणा करेंगे तो 2x से इस x की गुणा करने पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस के x की 1 से गुणा करने पर आएगा x। ठीक, अब बराबर में 528 दिया है, जब बराबर से इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, बराबर से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, -528, और बराबर में क्या बच जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कौन से का, दूसरे के फर्स्ट का। ठीक, नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड नंबर में इसने कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो 2 क्रमागत भी हैं और धनात्मक भी हैं। ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला हम मान लेंगे, माना उसने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कही है, तो हम मान लेंगे माना 1 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक। हमने मान लिया कि एक धनात्मक पूर्णांक कितना है, x। ठीक है, अब क्रमागत की बात की है तो क्रमागत कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। देखो जैसे ये संख्या होती है 1 2 3 4 5, ठीक, और 0 भी होता है, इसमें माइनस वाले भी होते हैं सारे इस तरीके से। ठीक है, और ये अनंत तक होते हैं, कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन इसने यहाँ पर धनात्मक शब्द यूज किया है तो हम -0 या माइनस वाले बिल्कुल भी नहीं लेंगे और प्लस के लेंगे सारे ये वाले। ठीक है, अब अगर मैं किन्हीं भी दो क्रमागत देखता हूँ, जैसे 1 और 2 के बारे में देखता हूँ, तो एक में हमेशा एक ज़्यादा ही तो दूसरा वाला नेक्स्ट वाला। जैसे मैं 2 को ले लेता हूँ तो 2 से फिर एक ज़्यादा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रमागत 1 हमने माना है तब लिखेंगे, तब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + के 1, क्योंकि हमेशा एक ही ज़्यादा होता है नेक्स्ट वाला। ठीक है, जैसे 3 अगर हम 3 मान लेंगे तो उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ज़्यादा। तो यहाँ हमने x माना है तो x में एक जोड़ दिया, हमने ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब इसने कहा कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306। गुणनफल कितना है, 306। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार दोनों की गुणा कर दो, तो x की गुणा कर देंगे किससे, x + 1 से, और बराबर में रख देंगे किसको, 306। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुणनफल दे रखा है उसने 306। अब इसकी अंदर गुणा करेंगे तो x की x से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, x², और प्लस के x की 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, x = 306। जितने भी ये थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से पढ़ो और फिर से सोचो। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हर एक वर्ड जो भी वो लिख कर देता है क्वेश्चन में, उसकी कोई ना कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन में करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो 306 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये x² प्लस में x माइनस में 306 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर दूसरे क्वेश्चन का। ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी देखो उसने कहा है कि बस सिर्फ समीकरण के रूप में निरूपित करना, समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना। चलो नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में उसने कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी, 26 वर्ष। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु। अब रोहन की आयु क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि उसने उसकी माँ की आयु के बारे में बताया है, रोहन की आयु के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर मान लो रोहन 5 वर्ष का है तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि उसकी माँ की आयु कितनी है, 26 में 5 जोड़ देंगे, 31 वर्ष होगी। ठीक है, अगर रोहन 10 वर्ष का है तो उसकी माँ की आयु 36 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 में 36 जोड़ देंगे इस तरीके से। तो रोहन की आयु यहाँ पर हम मान लेते हैं कितनी, x वर्ष। x वर्ष हमने रोहन की आयु मान ली। तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, तो जितनी रोहन की आयु हो उसमें 26 जोड़ दो तो x + 26 हो जाएगा। तो इतनी आयु हो जाएगी किसकी, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, अब उसने कहा उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, जो उनकी आयु का गुणनफल है, कब से बोला, देखो इस लाइन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, अब से 3 वर्ष के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, 360 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो प्रश्न अनुसार लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि रोहन की जो आयु हो वो कितनी है, रोहन की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, रोहन की आयु कितनी है, 5 वर्ष। अब देखो प्रश्न अनुसार उसने कहा कि इनकी अब से 3 वर्ष के बाद आयु का जो गुणनफल है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष रोहन की आयु है अब वर्तमान में, ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप क्या काम करोगे, 5 में 3 जोड़ दोगे, यही तो करोगे ना, कि 5 में 3 को जोड़ दोगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, तुरंत बता दोगे एकदम। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर कोई हमने चर राशि मान रखी है, कितनी, x वर्ष। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष के बाद के लिए क्या करेंगे, x में 3 जोड़ देंगे, x + 3 हो जाएगा। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 गुणा, अब देखो रोहन की माँ की आयु कितनी है, x + 26 है वर्तमान, लेकिन 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो x + 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। 26 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360।
कितना हो जाएगा 360। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की गुणा करेंगे दोनों के साथ में, तो x की गुणा पहले x से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर 29 से करेंगे कितना आ जाएगा 29x प्लस में फिर 3 की गुणा करेंगे x से तो कितना आ जाएगा 3x और प्लस में 29 की 3 से गुणा करेंगे तो 29 तिया कितना आ जाएगा 87, 29 तिया कितना आ जाएगा 87 और बराबर में कितना 360। क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस के ये भी x वाला है ये भी x वाला है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस में 87 ऐसा का ऐसे ही, और इस 360 को उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और 360 में से 87 घटा देंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो घटाने पर माइनस का बचेगा क्योंकि ज़्यादा वाला माइनस का। तो 360 में से 87 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 0 में से 7 घटेगा नहीं, दहाई लेनी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे या लिख कर घटा लो अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा। 360 में से 87 हमको घटाना है। ठीक है, तो इधर से दहाई लेनी पड़ेगी इधर, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में से फिर 8 नहीं जाएगा, इधर से दाई लेंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7 और इधर बचेगा कितना 2, यानी 273 बच जाएगा हमारा। ठीक है, 273 इक्वल टू में कितना 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। क्लियर है, ये हमारी द्विघात समीकरण बनकर आ गई है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें भी हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करके दिखानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन इस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4, इसमें कहा हुआ है एक रेलगाड़ी है और 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से चलती चली जा रही है और 400 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रही है। ठीक है, अब आगे उसने कहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। ठीक है, अगर जो इसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर जो हो कम कर दी जाती। ठीक है, तो आगे उसने कहा कि वह उसी दूरी को, उसी डिस्टेंस को, ठीक है, उसी डिस्टेंस का मतलब जो 480 किलोमीटर की दूरी वो पहले तय कर रही थी, ठीक है, उसी डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब 3 आवर का टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। क्लियर है, तो अब एक बात बताओ मुझे, पहले मान लो वो किसी भी चाल से चल रही है, अगर वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को मैंने कहा 10 घंटों में तय कर रही है, कितने घंटों में, 10 घंटों में, सपोज करो 10 घंटों में तय कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसकी स्पीड कितनी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, स्पीड कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर पर आवर, तो फिर इसे 3 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। तो पहले 10 लग रहे हैं तो अब कितने लग रहे होंगे, अब लग रहे होंगे, सिंपल सी बात है 13 घंटे लग रहे होंगे। जब हमने स्पीड कम कर दी, धीरे धीरे चल रही है वो अब, तो इसलिए 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेगी, अधिक लेगी। समझ में आ रहा है, अब कितना ले रही थी 10 घंटे और स्पीड कम करने पे कितना ले रही है 3 घंटे। तो कहने का मतलब जो बाद वाला टाइम हो वो ज़्यादा आएगा और जो पहले वाला टाइम हो वो कम रहेगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 4.3 में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रश्नावली 4.3 में और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे पहले। तो हम मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं उसने रेलगाड़ी की चाल ही तो ज्ञात करवाई है, तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली कितनी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किसकी, रेलगाड़ी की। ठीक, अब देखो चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर, दूरी कितनी दी है 480 किलोमीटर, दूरी कितनी दी हुई है 480 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी दी हुई है। तो अगर मैं आपसे समय कहूँ कि ये समय कितना लेगी, तो समय कैसे निकालोगे आप, तो देखो समय बराबर फॉर्मूला होता दूरी बटे चाल, क्या होता दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 480 और समय कितना है x, यानी इतने घंटों का टाइम ले रही होगी, 480 बटे x घंटों का टाइम ले रही होगी रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में। क्लियर है इतना। अब आगे उसने कहा कि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ इस टाइम वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो अगर हम इसकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दें तो कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट इसमें से 8 घटाना ही तो होगा, हम
100 में से 8 घटा देंगे तो आप सीधे बता दोगे कि 92 की स्पीड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड हमने कितनी मानी है, x। अगर हम इसको 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या करो, कम, ठीक है, तो कम करने पर तो लिखेंगे चाल 8 किलोमीटर पर आवर, कम करने पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, तो देखो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी कितनी, x माइनस के 8, क्योंकि जितनी स्पीड से पहले चल रहा था उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। क्लियर, बात आ रही समझ में। अब x किलोमीटर पर आवर हो गया ये। अब वापस दूरी कितनी दे रखी है, दूरी तो अभी भी 480 किलोमीटर ही तय करनी है उसको, तो अब उसको कितना समय लग रहा होगा। अब आप मुझे बताओ समय कितना लग रहा होगा। तो समय बराबर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी और बटे में क्या आ जाएगा, चाल। समय बराबर दूरी बटे में क्या आ जाएगा, चाल। दूरी कितनी है अभी 480 किलोमीटर और चाल कितनी है x माइनस के 8 किलोमीटर। तो अब चाल जब हमने कम कर दी तो अब टाइम कितना लग रहा है, 480 बटे x माइनस 8। और पहले जब x चाल से चल रही थी नॉर्मल स्पीड से अपनी, तब टाइम कितना लग रहा था, 480 बटे x। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, पहले 480 बटे x घंटे से जो हो पूरी डिस्टेंस तय कर रही थी, अब जो हो 480 बटे x माइनस 8 समय में जो हो वो पूरी उसी डिस्टेंस को तय कर रही है। तो इनमें ज़्यादा समय कौन सा है, बड़ा समय कौन सा है, तो ज़्यादा समय इसमें ये वाला है, नीचे वाला 480 बटे x माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल लेकर दिखाया था, जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा। देखो यहाँ 13 हो गया था ना टाइम, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 480 बटे x माइनस 8 में से अगर हम 480 बटे x घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि उसने कहा कि 3 घंटे का ज़्यादा टाइम है। देखो जब मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाया था, अगर हम इस 13 बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस कर दें, 13 में से 10 को घटा दें तो बराबर 3 ही तो आएगा। तो ये हमारा बाद वाला टाइम है 480 बटे x माइनस 8, ये हमारा पहले वाला टाइम है 480 बटे x। तो हमने बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को घटा दिया, कितना आ गया, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 480 कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, x। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब देखो तो ये आ जाएगा हमारे पास 480 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर में 3, यही तो है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इनका क्या ले लें, एलसीएम ले, ठीक है, और 3 से अगर हम इसको कट कर दें, 3 गुना 3 और 3 से इधर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। ये आ जाएगा हमारे पास 160 बटे इंटू 160 इंटू एक्स की इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स, और माइनस एक्स माइनस 8 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस 8 और बटे में कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1। ठीक, हमने क्या किया, इनका एलसीएम लेकर मतलब इनका लैसे ले लिया। ठीक है, किस तरीके से इनको हमने सॉल्व किया, एक्स की इधर वाले अंश से गुणा करी, एक्स माइनस 8 की इधर वाले अंश से गुणा करी, ठीक है, और बटे में आपस में इनकी गुणा कर दी। अब देखो ये आया हमारे पास 160 गुणा, ठीक, इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस का कितना आ जाएगा, 8, और बटे में एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 8 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8x, और बराबर में कितना आ जाएगा, a। यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा और 8 ऊपर कितना बचेगा, 160 गुणा में कितना बचेगा, 8, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में कितना, 1। अब बटे में 1 तो हम मान ही सकते बराबर में, ठीक, इनकी कर देंगे हम क्रॉस गुणा। तो जैसे ही हम 1 की गुणा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x से करेंगे तो यही आ जाएगा बराबर। जैसे ही हम 1 की गुणा 160 गुणा 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, गुणा करेंगे तो 16 8 128 और एक 0 आ जाएगा। इसको इधर माइनस में उठा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके फाइनल क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों एंड मेरे प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कक्षा 10 का मैथ आप हमसे इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और वीडियो को अगर यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।